तो बच्चों कॉन्सेप्ट एकेडमी सोनभद्र में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर देखिए मेरे दो डेरिवेशन अभी बचे हुए हैं, मैं इसको पार्ट 2 में कवर कर रहा हूँ। अब फिफ्थ डेरिवेशन, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बच्चों इन डेरिवेशन को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। बच्चों हम लोग फिफ्थ डेरिवेशन यहाँ पे देखेंगे, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या ले लिया, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक कंडक्टर रखा हुआ बच्चों, ये कंडक्टर रखा हुआ है ए, जिसकी लेंथ जो है बच्चों वो एल है, ठीक। और ये जो एंगल बना रहा है बच्चों, क्या बना रहा है, थीटा। तो ये थोड़ा सा जो पार्ट है बच्चों, मैंने यहां पे थोड़ा सा पार्ट लिया है, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में करते क्या है, थोड़े से पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे या फोर्स निकालेंगे, थोड़े से पार्ट का फोर्स कितना लगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करके क्या करेंगे, फुल पार्ट का निकाल लेंगे। डीएल मैंने एक स्मॉल पार्ट ले लिया, डीएल। तो अगर मैं बात, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये मैंने वायर जो लिया है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बच्चों, ए, ठीक। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मैं लेट कर लेता हूं, कितने हैं, एन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं बच्चों तो क्या होगा, अगर मैं इसको मैं मान रहा हूं बच्चों एन, कैपिटल एन इंटू वॉल्यूम, और किसी चीज का वॉल्यूम निकलता कैसे बच्चा का, सिलेंड्रिकल है, ये वायर कैसा है, सिलेंड्रिकल है। अगर मैं एरिया इंटू लेंथ कर दूंगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो मेरा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें, इस छोटी सी लेंथ में, डीएल में, इस छोटी सी लेंथ डीएल में मैंने निकाल ली, ठीक। अब मैं पूछूं फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों ये पहले से हमें फॉर्मूला पता है बच्चों, क्या होता है वन इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला, ई वीडी क्रॉस बी, वीडी क्रॉस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन QVB, आपने QVB साइन थीटा पढ़ा होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इंटू VD क्रॉस B। अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं E VDB साइन थीटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, ठीक। अब यहां पर फोर्स ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इन डीएल लेंथ, डीएल लेंथ में जितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं उस पे अगर हम फोर्स की बात करें, छोटी सी लेंथ है तो फोर्स भी कितना होगा, छोटा सा, तो कितना होगा, इसमें मैं कितने का इंटू कर दूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर मैं इंटू कर दूंगा तो बच्चों मेरा क्या निकल जाएगा, मैं क्या निकल जाएगा यहां पर, इस टोटल लेंथ पर लगने वाला फोर्स। अब मैं n की वैल्यू रख देता हूं, n की वैल्यू है क्या बच्चों, NaDl, NaDl EVD B sin थीटा, तो NaEVD B sin थीटा dl। अच्छा बच्चों यहां पे आप ध्यान से देखें, बार बार Vd लिख रहा हूं, इस Vd का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस बात को मैंने चैप्टर 3 में बताया है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उनके दो कोलिजन्स के बीच में जो वेलोसिटी चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या उनके चलने के एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पे बच्चों अब मैं I इक्वल टू होता क्या है, NaEVD, ये हमने चैप्टर 3 में प्रूफ किया है, तो हम यहां NaVD की जगह क्या लिख सकते हैं, IB साइन थीटा dl। तो छोटे से
पार्ट पर लगने वाला फोर्स। अगर मुझे टोटल फोर्स चाहिए तो मैं दोनों साइड का क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, तो मुझे टोटल फोर्स मिल जाएगा पूरी लेंथ पर, फोर्स ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन इन फुल लेंथ। तो आई बी साइन थीटा किसी का इंटीग्रेशन नहीं होना, खाली डीएल का होगा। और कहां से कहां, 0 से टोटल लेंथ एल तक। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन आएगा एल स्मॉल एल 0 टू एल आई बी साइन थीटा एल माइनस 0। तो इसे लिख सकते हैं आई बी एल साइन थीटा। ये बच्चों फोर्स का फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो चुका है। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में यदि लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। ये मेरा क्या है, इसका वेक्टर फॉर्म है इस फॉर्मूले का। अगर मुझे फोर्स की वैल्यू कभी भी निकालनी है तो L क्रॉस B का जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वही क्या होगी, फोर्स की वैल्यू होगी। L क्रॉस B को निकालना फिर राइट हैंड थंब रूल बच्चों, अगर ये लेंथ है और ये B है तो फोर्स कहां होगा, अंदर की तरफ होगा बच्चों, राइट हैंड थंब रूल से L क्रॉस B। तो ये बच्चों हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। बच्चों अब हम लोग यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखेंगे। बच्चों हम लोग यहाँ पे करते क्या है, ये जनरली मेजर क्या करने में आता है, करंट को डिटेक्ट करता है। स्मॉल करंट या वेरी स्मॉल करंट को भी ये क्या करता है, करंट को क्या करेगा बच्चों, डिटेक्ट करेगा। इसीलिए गैल्वेनोमीटर को हम लोग यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों की नॉर्थ और साउथ एक परमानेंट मैग्नेट इसमें पहले से फिक्स होते हैं, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें पहले से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, और इनके बीच में क्या बच्चों, एक कॉइल फिक्स होती है। इनके बीच में क्या है बच्चों, एक कॉइल फिक्स होती है इस तरीके की, जो नंबर ऑफ टर्न्स इसके बने होते हैं। और ये इसमें स्प्रिंग लगा होता है बच्चों। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ये स्प्रिंग लगा होता है इसमें जो टॉर्क स्टोर करता है, स्टोरिंग टॉर्क। ये फाइन वायर होता है, फाइन वायर होता है, और ये नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। और ये हम इसकी विड्थ मान लेते हैं b और इसकी लेंथ मान लेते हैं, ठीक। इस तरीके से क्या है बच्चों इसका स्ट्रक्चर है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हमने ले लिया बच्चों। मैं यहां थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसको बी और ये ए कर देता हूं, ये ठीक है बच्चों, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां पर इसी की प्रूविंग करने के लिए एक सिंगल कॉइल को मैं यहां अलग से ले रहा हूं। ये कुछ इस तरीके से रहती बच्चों, थोड़ा सा ये टर्न रहती, थोड़ा सा सीधी नहीं रहती, थोड़ा टर्न रहती बच्चों। ये किसी एंगल पे ये बच्चों मूव रहती है। ये ए लेंथ ले रहा हूं मैं, बी ले रहा हूं, ठीक। और ये हम कहीं ना कहीं इसको रोटेट करवा रहे हैं इस कॉइल को। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसका टर्न बनता है इस कॉइल का, ये देखेंगे ध्यान से इस स्ट्रक्चर में आती है। अगर ये मान लो ये कॉइल किसी एंगल थीटा पर है, एंगल थीटा पर है, अगर मैं इसकी, क्योंकि आपको पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या बच्चों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, टॉर्क। और चलिए फोर्स का फॉर्मूला अभी मैंने इसके पहले लेक्चर में क्लियर किया है बच्चों। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बिल साइन थीटा, ठीक, बिल साइन थीटा। तो मैं जल्दी यहां बिल ही रख रहा हूं क्योंकि एल और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बी आई बी। और जल्दी फोर्स जो लग रहा है वो इस पे लग रहा है, बी। फोर्स जो लगेगा बच्चों, मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा देता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लिया मैंने करंट फ्लो कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें करंट फ्लो कर रहा हूं।
ये करंट का डायरेक्शन है, तो फोर्स इसमें जो जनरेट होगा बच्चों बाहर की तरफ जनरेट होगा लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल से आप देखेंगे, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे की तरफ करंट है, तो फोर्स कहां होगा? आउट, बाहर की ओर, आउट, क्योंकि मोटर का रूल लगा। और इसमें कहां होगा? इन की तरफ होगा। ये कॉइल को, ये करंट क्या करेगी? इस कॉइल को क्या करेगी? इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी करंट फ्लो करने पर। तो और जनरली ये लग किस पर? क्या ए लेंथ पे ये फोर्स लग रहा है? नहीं, ये खाली बी लेंथ पे लग रहा है, इसीलिए मैंने क्या लिखा? बी आई बी, बी आई बी। और जनरली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ है वो क्या एंगल बना रहे हैं? आप देखेंगे यहाँ पे एंगल जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो बी आई बी साइन 90 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने मान लिया ये जो हॉरिजॉन्टल से है ये थीटा एंगल पर परपेंडिकुलर है, तो अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी बच्चा, हम लोग पूरी डिस्टेंस लेंगे, मतलब यहां से पूरी डिस्टेंस लेंगे, तो ये कितनी आएगी? a साइन थीटा। अगर ये a है तो ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? आप थीटा यहां भी ले सकते हैं, थीटा यहां भी ले सकते हैं, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस a साइन थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं बी आई बी ए बी साइन थीटा। जनरली ए बी क्या बच्चों? इस वन कॉइल का ए बी क्या है? एरिया है, बी आई ए साइन थीटा। जनरली ये 1 टर्न के लिए था, अगर n टर्न्स हो तो तब n टर्न्स हो तब क्या होगा बच्चों? n आई ए बी साइन थीटा। और जनरली बच्चों एन आई ए होता क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। एन आई ए को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो m क्रॉस b, इसका फॉर्मूला और बन सकता है बच्चों टॉर्क का, m क्रॉस b। m क्रॉस b से हम निकाल सकते हैं कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगी। तो m क्रॉस b, अगर मैं यहां पे बच्चों आपको ध्यान बताऊं तो यहां पे b इस डायरेक्शन में अगर हम m लेंगे, अगर हम m लेंगे बच्चों, तो m का डायरेक्शन कहीं ना कहीं ये निकलेगा, m क्रॉस b। तो राइट हैंड थंब रूल से भी आप पता कर सकते हैं कि टॉर्क किस डायरेक्शन में है, और ये एंगल क्या बन रहा है दोनों के बीच? थीटा। तो मतलब टॉर्क किस डायरेक्शन में होगी? ऊपर की तरफ होगी। टॉर्क किस डायरेक्शन में होगी? ऊपर की तरफ। तो ये n टर्न्स के लिए हमने निकाल लिया। अच्छा, टॉर्क निकालने का एक और रूल है। अब आप देख रहे हैं ध्यान से कि मैं यहाँ करंट फ्लो कर रहा हूं, इसी डायग्राम को बच्चों मैंने यहां बनाया, इसी डायग्राम को मैंने यहां बनाया, मैं इसमें करंट फ्लो कर रहा हूं स्विच ऑन होने पर। ठीक, करंट फ्लो होने से क्या हो रहा है? ये ट्विस्ट हो रहा है, और ये स्प्रिंग जो आप ध्यान से, आप जब बचपन खिलौने वाली गाय रहते थे तो जैसे जैसे आप उसके स्प्रिंग को घुमाते तो स्प्रिंग में क्या स्टोर हो जाती थी? टॉर्क। रिस्टोर क्या हो जाती थी? टॉर्क रिस्टोर हो जाती थी। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। और फिर जैसे ही चाबी आप छोड़ते थे तो क्या होता था? स्प्रिंग दोबारा से वहीं पर घूम जाता था। ये स्प्रिंग लगा ही इसी वजह से है कि अगर ये कोई करंट बताओ, जैसे आप करंट फ्लो करना बंद करें तो वापस से ये अपनी बैलेंस कंडीशन पर आ जाए। ठीक, तो यहां पर अगर मैं रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करूं तो मैं मान लेता हूं ये वन ट्विस्ट घुमा, तो वन ट्विस्ट में ये के टोरिजन मिला। के टोरिजन कांस्टेंट क्या होता है? स्प्रिंग, अगर हल्का स्प्रिंग है, पेन में भी एक स्प्रिंग होता है, वो उसका के टोरिजन बहुत कम होता है। ट्रकों में भी स्प्रिंग लगे होते हैं, उनका टोरिजन बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें वन ट्विस्ट घुमाने के लिए आप बहुत फोर्स देंगे तब उसमें के स्टोर होगा। पर जब उसमें के स्टोर हो जाएगा तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क बहुत ज्यादा करेगा, उसका भी फोर्स बहुत ज्यादा होगा। तो के वो है जो पावर कितनी स्टोर करता है ट्विस्ट करने पर। टू ट्विस्ट करेंगे तो बच्चा क्या करेगा? इसका 2 टाइम्स करेगा। अगर हम इसी तरह अल्फा ट्विस्ट कर दें, अल्फा का एक एंगल है, तो ये कितनी पावर स्टोर करेगा? अल्फा के। इसी को कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू अल्फा के। और दोनों जगह टॉर्क क्या होंगी? सेम होंगी, ये टॉर्क और ये टॉर्क। तो बच्चों यहां पे दोनों को सेम रखूंगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। एन आई ए बी
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 NIAB इक्वल टू अल्फा के। तो अल्फा इक्वल टू क्या निकल सकता है NABI बाई के। मतलब ये हमारा फॉर्मूला निकल गया बच्चों कि हम 2 एम्पियर करंट देंगे तो कितना ट्विस्ट करेगा वो, कितना एंगल ट्विस्ट करेगा ये टर्न्स पूरा का पूरा। ठीक, अब आप यहां पर देखिए मैं आई का भी फॉर्मूला निकाल सकता हूं। आई इक्वल टू क्या निकला KNAB इंटू अल्फा। आई का फॉर्मूला निकल गया बच्चों। अब यहां पर क्या रख सकते हैं, इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं क्या, KNAB को हम लोग क्या मान ले रहे हैं बच्चों, कांस्टेंट। यहां पर देखिए टॉर्जन कांस्टेंट फिक्स है, जो स्प्रिंग लगा दिया फिक्स हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, एरिया फिक्स है, बी फिक्स है। तो मैं इसको एक नाम दे सकता हूं G इक्वल टू KNAB। और इसी G को क्या कहते हैं बच्चों, फिगर ऑफ मेरिट। बहुत ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है बच्चों, फिगर ऑफ मेरिट क्या है। तो मतलब मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो IG अल्फा लिख सकता हूं, अगर G लिखना चाहूं तो I बाई अल्फा लिख सकता हूं। मतलब अगर ये स्केल हमारा बना है, अगर ये स्केल बना है, ठीक, ये डिवीजन है, तो 1 स्केल डिवीजन करवाने में हमें जितनी करंट लगेगी, 1 स्केल डिवीजन करवाने में हमें जितनी करंट लगेगी वही क्या है, फिगर ऑफ मेरिट है, वही क्या है, इसकी सेंसिटिविटी है बच्चों। इसके फिगर ऑफ मेरिट जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही स्मॉल से स्मॉल करंट वो जज कर सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहीं ना कहीं समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप बच्चों ले सकते हैं। बच्चों अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है, यदि आप 1 एम्पियर करंट देते हैं या 1 एम्पियर या 1 वोल्ट वोल्टेज देते हैं तो कितना डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में, उसी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। आप इसको मिली एम्पियर और मिली वोल्ट में भी ले सकते हैं कि कितना डिफ्लेक्शन ये करता है। तो बच्चों इसीलिए इसका IS इक्वल टू अल्फा बाई आई इक्वल टू NBA बाई के होगा और VS इक्वल टू अल्फा बाई V होगा, यानी V इक्वल टू IR होता तो NBA बाई KR। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी को यदि आप डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये रिलेशन मिलेगा VS इक्वल टू IS बाई R, कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी बाई R। ठीक, ये आपको कोई न्यूमेरिकल आता है बच्चों उसमें ये वर्ड कर सकता है। अच्छा, ये किस किस पे डिपेंड करता है फिगर ऑफ मेरिट, हम यहाँ पे चर्चा करने तो ये टॉर्जन कांस्टेंट कि आपने स्प्रिंग कौन सा लिया है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, मैग्नेटिक फील्ड कितना और एरिया कितना है। ठीक, आप टॉर्जन कांस्टेंट जितना बढ़ाएंगे फिगर ऑफ मेरिट उतना बढ़ेगा, पर तीनों को जितना कम करेंगे उतना ही फिगर ऑफ मेरिट इंक्रीज होगा। करंट सेंसिटिव में बात करें तो बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो आई इंक्रीज होगा, बी को इंक्रीज करेंगे तो आई इंक्रीज होगा, ए को इंक्रीज करेंगे तो आई इंक्रीज होगा। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा दीजिए, बहुत ज्यादा एरिया इंक्रीज कर दीजिए, बहुत बड़े फील्ड में एक टर्न्स बनाइए, पर टॉर्जन कांस्टेंट को आप कम करेंगे तभी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो टॉर्जन कांस्टेंट कैसे कम होता है बच्चा, फास्फोरस ब्रोंज क्वार्टिक वायर ले लीजिए तो टॉर्जन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टॉर्जन कांस्टेंट कम करने मतलब कि बहुत हल्का स्प्रिंग लीजिए, पेन में लगा होता है बहुत हल्का स्प्रिंग, तो टॉर्जन कांस्टेंट उतना कम हो जाएगा और जितना स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग लेंगे वो बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह बच्चा वोल्टेज सेंसिटिविटी में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, बी बढ़ाएंगे, ए बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, के और रेजिस्टेंस घटाने पर घटेगा। तो ये पूछा जाता है कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है क्या बढ़ाने बढ़ता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में एक ये आता है बच्चों कि हम ऐसा क्या करें कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाए पर वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहे। तो बच्चों अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता हूं, मैंने मान लिए n से 2n टर्न्स कर दिए, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों बढ़ाऊंगा तो इस वायर की लेंथ भी तो बढ़ेगी, n से 2l होगी, और वायर की लेंथ बढ़ेगी तो r डिपेंड किस पे करता है बच्चों,
आर डिपेंड करता है लेंथ पर, तो वायर की लेंथ बढ़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको इसका एरिया मत समझो, ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया सेम रहेगा, बस इसकी इसमें चेंज क्या होगी, लेंथ, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ क्यों बढ़ी, टर्न्स बढ़ा तो बच्चों लेंथ बढ़ेगी बढ़ेगी। और बच्चों यहां देखिए इसमें कहीं भी आर नहीं है, मतलब n बढ़ा तो I बढ़ा, पर यहां पे बच्चों n बढ़ा तो R भी तो बढ़ा, मतलब दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो गई, रिमेन सेम, पर करंट सेंसिटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। सबसे ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा।